नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले कैसे सियासत तेज होती जा रही है। वहीं दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्यों घमासान मचा हुआ है। वहीं तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की, जिसमें आपको बताएंगे सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही हैं। साथ ही खेल की दुनिया में आपको बताएंगे भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन क्या कुछ हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के मतदान के बाद घाटी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जहां 2 चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं तीसरे चरण के लिए सियासी दल एक्टिव बोर्ड में नजर आ रहे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी बीते 5 साल में पूरे राज्य में विकास कराने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और एनसी गठबंधन आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा का कांग्रेस एनसी पर हमला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है। बीजेपी ने जम्मू रीजन के चुनावी अभियान में पूरा जोर लगा दिया है। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की और जम्मू कश्मीर के विकास पर बात की। इसके साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र कहता है कि हम आतंकवादियों को जेल से रिहा करेंगे, हम एलओसी से ट्रेड शुरू करेंगे और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर दे रहा है, जो कह रहा है कि भारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारा एजेंडा चला रहे हैं। कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर and especially Srinagar youth has rejected terrorism। तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। पीएम और गृह मंत्री पाक को क्लीन चिट देते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, आज जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं और आज जम्मू में जो आतंकवाद है, जिसमें हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, इन सवालों का बीजेपी को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 2014 के बाद जम्मू में
आतंकवाद क्यों फैला और पिछले 3 सालों में आतंकवाद का ग्राफ अचानक क्यों बढ़ गया। उन्होंने कहा जब पीएम और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना। ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली, पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया। कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहाँ से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग जबान में बात नहीं करते। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों के पीछे बीजेपी का समर्थन है। उन्होंने आगाह किया कि इन हरकतों के नतीजे न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में महसूस किए जाएंगे। शुक्ला ने दावा किया कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद ये साफ हो गया कि यहाँ सरकार कांग्रेस एनसी गठबंधन की बनने जा रही है। खुश वाली बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला, हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो चाहते हैं और अच्छी तरह से कंपेन, और अच्छी उनकी अच्छी भावना के साथ वो कह रहे हैं कि और जोर बढ़ाओ ताकि और सीटें ज़्यादा आ जाएं। सरकार तो बनी रही है हमारी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार, हर जगह से अच्छा रिस्पांस आ रहा। पहले 2 फेज के चुनाव के बारे में हमें पता चला है कि अच्छा हमें वोट मिला है और हमारी सीटें जीत रहे हैं। अब यह है कि वो चाहते हैं और बढ़े, तो अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं कि हमें वो कह रहे हैं कि और करो। हम उनको कह रहे हैं आप और बढ़ाओ, हम कह रहे हैं वो हमें कह रहे हैं और बढ़ाओ, तो ताकि हम मिलजुल के अच्छी तरह से और सीटें लाएं ताकि एक मजबूत सरकार बन सके। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो यहाँ अलगाववादी ताकतें हैं, बीजेपी पीछे से उनको समर्थन दे रही है, उनकी मदद कर रही है, ये बहुत गलत काम हो रहा। बीजेपी को काम नहीं करना चाहिए, आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। आज आप उग्रवादियों को और अलगाववादियों को समर्थन दे रहे हो ताकि आप जो है किसी तरह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रोकें, राष्ट्रवादी जो पार्टियां उनको रोकें, और भले अलगाववादी यहाँ पे जो है उनको फायदा हो जाए। ये बहुत गलत बात है जो बीजेपी कर रही है। इससे जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आसान नहीं है घाटी का चुनाव। दरअसल जम्मू कश्मीर में वैसे तो चुनावी ऐलान के बाद ही सभी सियासी दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि किसी भी दल के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि घाटी के हालात और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े दल मैदान में हैं। साथ ही राज्य की 2 दिग्गज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी पूरा जोर लगाती दिखाई दे रही है। हालांकि एनसी यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पीडीपी बिना उसकी भागीदारी के सरकार न बनने का दावा करती दिखाई पड़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। और हमारी दिल्ली नगर निगम में फिर से महाभारत छिड़ गया है।
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपने एमसीडी में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी कहना है कि बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती और लोकतंत्र का मजाक बना रही है। तो वहीं एक तरफ बीजेपी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी और आप पर पार्षदों की सौदेबाजी का आरोप लगा रही है। आपने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर उठाए सवाल। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव शुक्रवार को हुआ। इसके लिए गुरुवार शाम से रस्साकसी चल रही थी। अब एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी कर शुक्रवार को ही चुनाव कराने का निर्णय लिया। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसको संविधान से खिलवाड़ बताया। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछा कि किसी चुने हुए सदन में बैठक की अध्यक्षता अधिकारी कैसे कर सकता है। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती है। और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को। उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराएं। नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार कर रही है और रोजाना नित नए कारनामे लोकतंत्र की हत्या के, संविधान की हत्या के, भारत की आत्मा की हत्या के रोज नए कारनामे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे, बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर्स थे वहां, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लुटा जा रहा है इनका। मेयर शैली ओबराय ने चुनाव को अवैध बताया। उधर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा कि उन्होंने पहले ही अगली सदन की बैठक और स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य का चुनाव 5 अक्टूबर को करने की घोषणा की है। मेयर ने कहा वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आयुक्त के आदेश को असंवैधानिक, शून्य और अवैध बताया और जोर देकर कहा कि चुनाव 5 अक्टूबर को ही होंगे। कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए।
विधानसभा में एमसीडी पर हंगामा। बता दें कि दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा है। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने सदन को बताया कि एमसीडी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा, कल मेयर ने सदन को स्थगित कर दिया था। अगली बैठक 5 अक्टूबर को बुलाई गई थी। उसके बाद रात में एलजी का एक लेटर आ गया कि 10 बजे तक चुनाव होना चाहिए। फिर आज चुनाव करने का आदेश दे दिया। ये सब लोकतंत्र के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अजीब सी घटना हो रही है। इस ऑगस्टस हाउस ने मुझे यहाँ से नॉमिनेट किया है दिल्ली की एमसीडी के अंदर मेंबर के तौर पे। एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस पेंडिंग हैं। कल एमसीडी का हाउस हुआ, उस हाउस को ऑनरेबल मेयर ने प्रिसाइड किया और प्रिसाइड करने के बाद हाउस को फॉर्मली ऑफिशियली स्थगित करके 5 अक्टूबर की डेट मुकर्रर की गई कि भाई अब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए एलजी साहब को संविधान का सम्मान नहीं है और इन लोगों ने मिलकर कल से लेकर के आज तक में लोकतंत्र का, संविधान का और एमसीडी का कानून का सबका मजाक बना के रख दिया। कल मैं खुद यहाँ हाउस खत्म होने के बाद एमसीडी गया, सिविक सेंटर गया, वहाँ मजाक चल रहा है। बातचीत ऐसी हो रही है कि अभी रात में 8 बजे चुनाव हो जाएगा, नहीं अब 10 बजे चुनाव हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब ने एक आदेश निकाल दिया है कि पहले मेयर को कहा जाएगा, अगर वो प्रिसाइड नहीं करेंगे तो डिप्टी मेयर को कहा जाएगा, और वो भी प्रिसाइड नहीं करेंगे अगर हाउस को, तो किसी अधिकारी को बिठा के हाउस को प्रिसाइड करवाया जाएगा और जबरन चुनाव करा देंगे। ऐसी चर्चा की शुरुआत हुई। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर चुनाव से भागने का आरोप। वहीं इससे पहले बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग क्यों रही है। उन्होंने कहा, कल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव रोकने की साजिश रची। दोपहर 1 बजे चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव रोकने की साजिश की है, तो अब आज दोपहर को 1 बजे के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से भाग क्यों रहे। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति सबसे महत्वपूर्ण एक बॉडी है जो सारी वित्तीय मंजूरी हाउस को देती है। दिल्ली में जितने भी विकास के काम निगम ने करने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो या पार्कों के रखरखाव का काम हो, वो सब स्थायी समिति की मंजूरी के बाद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस समिति की महत्ता जानते हुए अगर आप चुनाव रोक रहे हैं, तो मुझे कारण समझ में नहीं आता। नोटिफिकेशन आपने निकाला, चुनाव की घोषणा आपने की, पार्षदों को बुलाया आपने, संख्या आपकी ज्यादा है, सत्ता में आप लोग हैं, उसके बावजूद पीठ दिखा के भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब आपको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। और आज की सूचना जारी हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव हो जाए। कौन सी व्यक्ति, कौन सी पार्टी जीतेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र जीतना चाहिए। हमें हंगामे का कारण समझ में नहीं आता। अगर चुनाव की घोषणा की गई और चुनाव कराने के लिए सबको बुलाया गया तो चुनाव कराना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको डर किस बात का है, चुनाव से भाग क्यों रहे हैं। कांग्रेस ने खुद को किया अलग। वहीं दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव से पहले कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस ने खुद को अलग इसलिए किया है कि कहीं उन पर ये आरोप न लग जाए कि उन्होंने बीजेपी या आम आदमी पार्टी का स्थायी समिति के मेंबर बनाने में किसी का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि बीजेपी लगातार संविधान की हत्या करने में लगी हुई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। देखिए, हम लगातार कहते आ रहे हैं हमारी इंडिया अलायंस की क्या लड़ाई थी। यही तो लड़ाई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मन चाहे चेंजेस करना भारतीय जनता पार्टी अब से नहीं, काफ़ी समय से करते आ रही है। संविधान की ये लोग किसी भी तरीके से सम्मान नहीं करते और यही लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स ने कल एब्सटेन करा। इसका कारण है एक एक पार्षद को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों के माध्यम से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव काउंसलर खरीदना हो, ऑपरेशन कमला पहली बार दिल्ली में दिखाई दिया एमसीडी के अंदर। मैं खुद 10 साल निगम में रहा हूँ, हमारे समय भी बहुत क्रॉस वोटिंग हुई है, परंतु इस तरीके की खरोच फिरोट मैंने कभी नहीं देखी। ऑनलाइन बाजार है निगम पार्षदों का, बोली लगा रहे हैं पार्षद। आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को पैसा इस बात का दे रही है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट डाले। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नेगोशिएट कर रहा है बीजेपी से, वही मुझे 25 लाख रुपए दे रहा है। जिस तरीके से निगम को बेचा जा रहा है, निगम पार्षदों को खरीदा बेचा जा रहा है,
मेरी खुशी है इस बात की कि हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स ने कल इस मार्केट के अंदर बिकने नहीं गए। क्यों हो रहा है विवाद? दरअसल बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद एक सीट खाली हो गई थी। इसी सीट के लिए चुनाव होना है। इस बीच पार्षदों के पास मोबाइल फोन है या नहीं, यह जांचने के लिए उनकी तलाशी लेने के मुद्दे पर हंगामा हो गया। इसके बाद महापौर शैली ओबराय ने एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव स्थगित कर दिया और सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच एलजी बीके सक्सेना ने गुरुवार देर रात स्थायी समिति की अंतिम रिक्त सीट के चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को रात 10 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी किया कि चुनाव शुक्रवार दोपहर 1 बजे होगा। हालांकि चुनाव से ठीक पहले मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे 5 अक्टूबर को ही चुनाव कराएं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव को पीठासीन अधिकारी बनाकर उनकी मौजूदगी में मतदान करा दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। कर्नाटक में इन दिनों राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने शुक्रवार को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला यहां की कोर्ट की ओर से सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आदेश दिए जाने के 2 दिन बाद सामने आया है। सिद्धारमैया पर आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मैसूर विकास प्राधिकरण यानी मूडा की प्रीमियम संपत्तियां आवंटित करवा ली। वहीं इस मामले पर बीजेपी जहां कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान हो गई है। पूरे देश में कांग्रेस का काम है कि सत्ता में आकर लूट मचाना। जो हजारों करोड़ों का लूट कर्नाटका में मचाया गया है मूडा स्कैम के नाम पर, thousands of crores that have been usurped in the name of Muda scam in Karnataka. After that, the Congress party has done what is expected from any certified लुटेरा। हजारों करोड़ों की जमीन मूडा स्कैम में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है, उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है। मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू एवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीबीआई के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरफ पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है, तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, सीबीआई से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सीबीआई से बचाने के लिए अब सीबीआई के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी, फर्स्ट यू अर्न एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट। इस बीच कांग्रेस भी अपने सीएम का पूरा बचाव करती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ खड़ी है। सिद्धारमैया के इस्तीफे की बीजेपी की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि न तो कोई आरोप पत्र दाखिल किया गया है, न ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। कानून को अपना काम करने दें, जब स्थिति आएगी तो पार्टी जांच करेगी। See, the law will take its own course, and Muda is that office is situated in Mysore, and whatever they want, the Muda people can take action, and it is not necessary
that the government should respond it because it is an autonomous body, MUDA. See, the law will take its own course, and MUDA is that office is situated in Mysore, and whatever they want, the MUDA people can take action, and it is not necessary that the government should respond it because it is an autonomous body, MUDA. They can take action whether that whatever they have done is right or wrong. That is one thing. Another thing is why so much fuss is created for this small exchange of land. If you say while doing exchange of land, if you say it is against law, you inquire it. Or if you think that it is valuable, then you can say you return that land. Instead of opting these options simply to defame a person, throw him to defame party also. They are doing all these things. दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुदा मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए एक स्वायत्त संस्था है। जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का कार्य प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी है। मामला जमीन घोटाले का है, इसलिए मुडा का नाम इस मामले में शुरू से जुड़ता आ रहा है। यह मामला मुडा की ओर से उस समय मुआवजे के तौर पर जमीन के पार्सल के आवंटन से जुड़ा है। जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में गिफ्ट में दिया था। मुडा ने जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और उसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे। कहा जाता है ये प्लॉट मूल भूमि के टुकड़े से काफी अधिक कीमत के हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य संभावित रूप से 3000 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। और बात क्रिकेट की, भारत बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। कानपुर में बारिश के कारण पहले दिन का खेल तय समय से काफी पहले खत्म करना पड़ा। पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हो पाया। वहीं दूसरे मुकाबले में अश्विन ने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट बारिश के चलते खत्म। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश के चलते खत्म कर दिया गया है। पहले खराब रोशनी के चलते मैच रोका गया था, फिर बारिश के कारण पूरे मैदान को ढक दिया गया था। समय बीता और बारिश भी तेज होती गई, जिससे पहले दिन के खेल को समाप्त घोषित कर दिया गया है। पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हो सका, जिनमें बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं। फिलहाल मोमिनुल हक ने 40 रन और उनके साथ मुशफिकुर रहीम 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। जाकिर हसन ने 24 गेंदें खेली लेकिन नहीं बना पाए एक भी रन। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि जाकिर हसन ने 24 गेंद खेली लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए। उन्हें आकाशदीप ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। आकाशदीप ने उसके कुछ ही देर बाद सादमान इस्लाम को एलबीडब्ल्यू आउट करके चलता किया। इस्लाम ने 24 रन बनाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 8वें ओवर में ही स्पिनर ले आए थे। रविचंद्रन अश्विन को काफी मशक्कत के बाद कप्तान नजमुल सांतो का विकेट मिला, जिन्होंने 31 रनों का अहम योगदान दिया। अश्विन ने तोड़ा अनिल कुंबले का रिकॉर्ड। भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने आज बांग्लादेश के साथ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन लंच के बाद जैसे ही उन्होंने बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो को एलबीडब्ल्यू आउट किया, वैसे ही उन्होंने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। अनिल कुंबले के रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन न सिर्फ आगे निकले बल्कि एशिया में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले से काफी पीछे हैं। अश्विन ने कानपुर टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल सांतो को आउट किया, जो एशिया में उनका 420वां विकेट रहा। उनसे पहले एशिया में अनिल कुंबले ने कुल 419 विकेट झटके थे।
अब एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन केवल मुथैया मुरलीधरन से पीछे हैं, जिन्होंने एशिया में 612 विकेट चटकाए थे। वांजो श्रीलंका के रंगना हेराथ 354 विकेट के साथ चौथे स्थान पर विराजमान हैं। एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय रविचंद्रन अश्विन 420 विकेट, अनिल कुंबले 419 विकेट। दूसरे नंबर पर पहुंचे अश्विन। एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में अब अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने 612 विकेट लिए थे। वहीं 420 विकेट के साथ अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि अनिल कुंबले तीसरे पर चले गए। इस लिस्ट में 354 विकेट के साथ रंगना हेराथ चौथे, जबकि 300 विकेट के साथ हरभजन सिंह 5वें नंबर पर हैं। एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन लंच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। पहले दिन लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। बारिश के कारण दूसरा सेशन 15 मिनट देरी से शुरू हुआ। सेशन की शुरुआत में ही अश्विन ने कप्तान नजमुल हसन सांतो को अपना शिकार बनाया। इसके साथ ही अश्विन ने अनिल कुंबले का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह अब एशिया में टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या अश्विन मुथैया मुरलीधरन के 612 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।